फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। देखिए जो जीन पियाजे थे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, उन्होंने 4 स्टेज बताई। ठीक है, कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज जिसमें बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, दूसरी स्टेज उन्होंने क्या बताई? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक विचार जिसके बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। और तीसरी स्टेज इन्होंने क्या बताई? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। ठीक है, जो इनकी लास्ट स्टेज है वो क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें कि बच्चा 11 से 15 साल तक का होता है। ठीक है, अब इनके सेकेंड स्टेज के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। क्या दे रखा है कि कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, एक लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यानी सेंट्राइजेशन। ठीक है, केंद्रीकरण की क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि अगर आप बच्चे को अगर एक लंबे ग्लास में कोई जूस दे दीजिए और एक चौड़े ग्लास में कोई जूस दे दीजिए, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा? इस चौड़े वाले ग्लास के जूस को यहाँ पर लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि चौड़े वाले ग्लास में जूस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि अगर हम शेप और साइज को चेंज कर दें तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो चेंज नहीं होती है। तो बच्चे के अंदर क्या होती है? सेंट्राइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता है, उसका ध्यान एक ही पक्ष पर होता है। तो ये क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। देखिए ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है, इसकी सीमा नहीं होती है। यानी जो सिंबॉलिक थॉट होता है, बच्चे सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ए फॉर एप्पल, ठीक है, बी फॉर बॉय, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज करके बच्चे को चीज़ें सिखाते हैं। बच्चे क्या कर रहा है? सिंबल्स का यूज करता है। जो सिंबॉलिक थॉट होती है वो क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। ठीक है, सीमा नहीं होती है। तो इसलिए यही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था कि एक सीमा नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अहम मान्यता यानी कि अहम केंद्रता, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म, ये क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है। इसमें बच्चा दुनिया का केंद्र खुद को मानता है, यानी वो सोचता है जैसा वो सोचेगा वैसी पूरी दुनिया सोचेगी। ठीक है, उसके मम्मी पापा सोचेंगे, तो बच्चा दुनिया का केंद्र खुद को मानता है। तो ये क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। तो ये भी ऑप्शन ही होगा। अनुत्क्रमणीयता, इनरिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर होती है। यानी अगर आप बच्चे को जो है घर से स्कूल छोड़ के आ जाओ तो वो बच्चा वापस स्कूल से घर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर आप उसको घर से स्कूल छोड़ दे तो बच्चा स्कूल से घर नहीं आ पाएगा। ये क्या होती है? इनरिवर्सिबिलिटी होती है। बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता। अगर आप बर्फ़ को पानी बना दे तो फिर बच्चा वापस पानी को बर्फ़ नहीं बना पाएगा। तो ये भी क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। ठीक है, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता, ठीक है, अनुत्क्रमणिकता, तीनों क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। बट जो सिंबॉलिक थॉट है ये क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। देखिए जो बच्चा गिफ्टेड होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? या तो उसको, ठीक है, हेरिडिटी अच्छी मिली है और उसके साथ साथ उसको इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल गया है। ठीक है, यानी उसको हेरिडिटी, उसकी आनुवंशिकता तो उसको अच्छी मिली है, इसके साथ में जो उसको इन्वायरमेंट मिला वो भी क्या मिला? अच्छा मिला, बेहतर मिला। तो बच्चा क्या होता है? गिफ्टेड होता है, प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दे रखा है कि एक बच्चा अगर प्रतिभाशाली तो उसके क्या कारण है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, बिल्कुल सही बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चे को हेरिडिटी बहुत अच्छी मिली है, आनुवंशिकता उसकी बहुत अच्छी मिली है, बट उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है, जो विकास है, क्या वो बेहतर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, बट उसको हेरिडिटी, उसको जो है जन्मजात रूप से कोई विकार है, तो क्या बच्चा बेहतर विकास उसका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे विकास के लिए। अगर एक बच्चों को हेरिडिटी, आनुवंशिकता भी बहुत अच्छी मिल गई है, ठीक है,
और उसके साथ साथ उसको इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिला है, तो यहाँ पर जो उसका डेवलपमेंट है वो क्या होता है, बेहतर होगा। बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर बच्चे को आप कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट दे दे बट उसको हेरिडिटी ही सही नहीं मिली है, यानी उसको जन्मजात कोई विकार है, तो इसमें भी बच्चा क्या होगा, जो उसका विकास है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सफल माता पिता, यानी जो माता पिता है वो बहुत ही सफल हैं, ठीक है, बट बच्चा भी मान लीजिए उसके अंदर हेरिडिटी वही आई, ठीक है, बट उसको इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं मिला, इन्वायरमेंट बहुत ख़राब मिल गया, तो भी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अच्छा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। एक अनुशासित दिनचर्या, आप एक अनुशासित दिनचर्या रखें या फिर कुछ भी रखें, अगर बच्चे को जो हेरिडिटी है वो सही नहीं मिली तो भी उसका जो है विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। यहाँ पर नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, हो सकता है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अगर बच्चा एक वंचित पृष्ठभूमि से है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे की भाषा है, जो बच्चे की कल्चर है, संस्कृति है, उसको क्या कर देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। यानी बच्चा क्या समझे, खुद को इम्पोर्टेंट समझे, तभी तो वो स्कूल आने में इंटरेस्ट दिखाएगा, रुचि दिखाएगा। सभी बच्चों के जो है, यानी सभी बच्चों के समान जो है खुद को भी वो समझे, वो ये फील ना करे कि वो वंचित पृष्ठभूमि से आए या फिर वो जो उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि है वो सही नहीं है, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो उसकी संस्कृति है, उसको महत्व देना चाहिए, बच्चे को इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। तो ये बात आपके यहाँ पर सही है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, देखिए सिखाता है ये कहना आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा देखिए पहले से ही बहुत सारी चीज़ें सीख कर आता है विद्यालय में, ऐसा नहीं कि विद्यालय में कुछ भी नहीं लेकर आया है, बहुत सारी चीज़ें उसने अपने कल्चर से सीखी होती है। बस टीचर को क्या करना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए सुविधादाता, ठीक है, जैसे बच्चे की नीड है, जैसी आवश्यकता है उसकी, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। देखिए जो NEP है, NCF है, ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें क्या कहती है कि हमें बच्चे की मदर टंग का यूज करके उनको चीज़ें सिखानी है, यानी मातृभाषा में जो है शिक्षा देनी है बच्चे को। बट यहाँ पर क्या जा रहा है, क्या भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना, हमें बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना, उनके भाषा के उपयोग करने को प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। हतोत्साहित क्या होगा, निगेटिव वर्ड होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, देखिए कभी भी बच्चे की कैपेसिटी के आधार पर उनको वर्गीकृत करने की बात आ जाए, सेग्रीगेशन अलग थलग करने की बात आ जाए, पृथक करने की बात आ जाए, लेबलिंग करने की बात आ जाए, रैंकिंग करने की बात आ जाए, तो वो क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होती है। वो समझता है कि वो दूसरे बच्चों से अलग है, उसको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो निगेटिव वर्ड आप यहाँ पर देख लीजिए। हतोत्साहित करना क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। वर्गीकृत करना, लेबलिंग करना, रैंकिंग करना, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बिल्कुल सही बात, यानी जैसी बच्चे की नीड हो। अनुकूलित का मतलब क्या हो कि टीचर क्या करे, अपनी टीचिंग मेथड में चेंज लाए, बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ें उसको प्रोवाइड करे, ठीक है, अनुकूलित करना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक क्रिएटिव बच्चा अगर क्लासरूम में, और उसके साथ साथ क्या है, गिफ्टेड चाइल्ड भी है, तो ऐसे बच्चों को कैसा कार्य देना चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बच्चे सामान्य बच्चों से कहीं तीव्र चीज़ों को करते हैं। एक बच्चा जो है, एक एवरेज बच्चा अगर एक कार्य को 10 मिनट में करता है, तो जो गिफ्टेड चाइल्ड बच्चा है, जिसकी IQ जो है 140 प्लस है, तो इसके अंदर क्या होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। ये इसी क्वेश्चन को 2 मिनट में भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है, 5 मिनट में भी सॉल्व कर सकता है, नहीं बहुत जल्दी तीव्र गति से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को क्या देना चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए, यानी एज पर नीड एजुकेशन देनी चाहिए, जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इन बच्चों को जो है उस तरीके के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, तो बच्चे क्या करेंगे, क्लासरूम में निरस्ता, बोरियत फील करेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। देखिए ये बच्चा तो पहले से ही चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले रहा है, कम टाइम में सॉल्व कर ले रहा है, तो समय देने की तो बात ही नहीं है ना। उनके प्रति स्नेही होने के नाते, देखिए स्नेही नहीं होना है, ठीक है, हमें बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करनी है उनको, तो ये गलत है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, तो टीचर फिर क्या करेंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, यानी 3 तरीके सही हैं बट एक तरीका यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन पूछ रखा है। एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा अति संवेदनशील है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी भी जगह पर लंबे टाइम के लिए ध्यान जो है नहीं लगा पाएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आधे घंटे का कोई काम है तो उसको हम 5-5 मिनट में या फिर 10-10 मिनट में जो है तोड़ के बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चा क्या होगा, कार्य को कर लेगा। बट हम उसको एकाएक जो है 1 घंटे का कार्य देंगे तो बच्चा पहले से ही अति संवेदनशील है, तो वो फिर उस कार्य को नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करें, छोटे छोटे खंडों में उस कार्य को तोड़ के डिवाइड करके बच्चों को दे दें, तो ये सही होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर हम, हो सकता है बच्चों को एक तरीके से चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हम दूसरे तरीके का यूज़ करेंगे, कई तरीके से बच्चों को चीज़ें पढ़ाना, ठीक है, तो ऐसे में बच्चे जो है जो तरीका उनके लिए सूटेबल होगा उस तरीके से बच्चा चीज़ों को सीख पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको वैकल्पिक तरीके से जो है चीज़ों पढ़ा सकते हैं, तो ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं होगा। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, उनके दैनिक कार्यक्रम में क्या करें, शारीरिक गतिविधि, थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कराएं, ठीक है, ताकि बच्चा जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाए, उसको सीखने में मदद मिले, ठीक है, उसका ध्यान जो है केंद्रित हो पाए एक जगह पर। तो ये तीनों ऑप्शन चाहिए, तो इस तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि हमें निगेटिव ऑप्शन को बताना था। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, देखिए जब बच्चा अति संवेदनशील है, ठीक है, तो वो बेचैन होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि बच्चा सामान्य बच्चा तो है नहीं, अति संवेदनशील है, ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें फटकार नहीं लगाना है, उनके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उनको जो है छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को तोड़ करके देना है टास्क को, ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा ही निगेटिव है, गलत पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अब देखिए अलग अलग सोच की बात हो रही है, यानी बच्चा क्या करेगा, कई दिशाओं में सोचेगा, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, अपसारे चिंतन करेगा। जब भी अलग अलग सोच की बात हो, ठीक है, विभिन्न सोच की बात हो या फिर किसकी बात हो, अपसारे चिंतन की बात हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकलांग है, देखिए ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी जो राइट टू एजुकेशन है, एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो विकलांगता वर्ड है इसको यूज़ नहीं करना है, हमें इसके लिए किस वर्ड का यूज़ करना है, दिव्यांगता शब्द का यूज़ करना है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। डिसलेक्सिया क्या होता है, ये पठन संबंधी एक विकार होता है जिसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, पठन विकार होता है। इस बार आपके सीटेट 21 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे बच्चे क्या करता है, इसमें मिरर इमेज बच्चों को दिखाई देती हैं, बच्चा वाच को सा पढ़ सकता है, ठीक है, 12 को 21 पढ़ सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है बच्चा पढ़ता है, उसको चीज़ें रिवर्स दिखाई देती हैं। क्रिएटिविटी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना हो सकता है, देखिए बट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन पूछा है, तो ये तो बात सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, यहाँ पर जो निगेटिव ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सिंपल सी बात है, अगर बच्चा कोई भी चीज़ को सीखेगा तो गलतियाँ क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं, ठीक है, लर्निंग का हिस्सा होती हैं, तो बच्चा तभी गलतियाँ करता है जब वो कोई चीज़ सीख रहा होता है, ठीक है, तो सीखने में हेल्प करती हैं गलतियाँ, तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, इसमें भी जो बच्चे की थिंकिंग है वो बेहतर होगी, तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं, जिसमें बच्चा एक ही आंसर दे यहाँ पर, ठीक है,
यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म क्या कब हुआ था, तो आपने सिंपल सा एक ही आंसर दिया वहाँ पर। क्या आपकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो विकसित हुई, अपसारी चिंतन विकसित हुई? नहीं, यहाँ पर तो कन्वर्जेंट थिंकिंग विकसित हुई। ठीक है, तो हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, यानी वन लीनियर वाले क्वेश्चन नहीं करने बच्चों से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने, हमें ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्या हो, डेवलप हो, बच्चा कई दिशाओं में चीज़ों को सोच पाए। जैसे कि आप उससे पूछ सकते हैं कि जो है पर्यावरण जो प्रदूषण है वो क्यों हो रहा है। आप अपने इन्वायरमेंट में जाइए, अपने वातावरण में, अ, अपने आसपास में, पड़ोस में चीज़ों को देखिए और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बताइए। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वो जाएगा, पता करेगा। ठीक है, और जो चीज़ें उसको समझ में आएंगी वो चीज़ें क्लासरूम में बताएगा टीचर को। तो बच्चा क्या किया, अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर किया टीचर के साथ में, और हर बच्चे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप होगी, बच्चा कई दिशाओं में आंसर देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अभिसरण, देखिए जब भी अभिसरण की बात हो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। अभिसरण क्या होता है, गलत है आपका। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग को विकसित करना है, ध्यान रखिएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। सॉरी, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। देखिए जो जेबी वॉटसन है उनके अकॉर्डिंग तीन संवेग हमारे अंदर जो है जन्मजात होते हैं। कौन कौन से, FAL। ठीक है, FAL से आप जो है याद रख सकते हैं, फियर यानी कि डर। डर क्या होता है, हमारे अंदर पहले से ही होता है, जन्मजात होता है। आपने देखा होगा अगर आप एक छोटा बच्चा है उसको जैसे कि ऊपर क्या करते हैं, उछालते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चा बिल्कुल डर जाता है। तो ये क्या होता है, हमारे अंदर पहले से होता है। ठीक है, जेबी वॉटसन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो डर होता है वो ये क्या होता है, हमारे अंदर जन्मजात होता है। उसके साथ साथ क्रोध, एंगर, आपने छोटे बच्चे को अगर किसी भी तरीके की जो है, आपने देखा ही होगा अक्सर क्या करते हैं बच्चे, क्रोध, गुस्सा करते हैं। अगर आपने उनसे उनकी चॉकलेट छीन लिया फिर कुछ कर दी तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर एंग्री हो जाएंगे। क्रोध बच्चे के अंदर होता है, इसके साथ साथ लव। ठीक है, तो फियर, एंगर और लव ये क्या होती है, जन्मजात होती है। ये कौन कहता है, जेबी वॉटसन कहते हैं कि तीन इमोशन जो है हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं। तो यहाँ पर स्मृति की तो बात इन्होंने नहीं की है, तो ये नहीं होगा। ध्यान की बात की है, नहीं की है। उत्तेजना की भी बात नहीं की, ये किसकी बात की है इन्होंने, फियर की, डर की। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब दूसरी बार आपको यहाँ पर क्रोध दे सकता है। ठीक है, एंगर दे सकता है। ठीक है, एंग्री, और तीसरी बार आपको लव दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि तीन संवेग के बारे में जो है जेबी वॉटसन ने बता रखा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। देखिए सीमित क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। बच्चों को सीमित ज्ञान नहीं होता है, बच्चे के पास बहुत सारा ज्ञान होता है। बच्चे क्या करते हैं, अपने पर्यावरण से अन्वेषण करता है, खोज करता है, चीज़ों को सीखता है, तो उसके पास सीमित ज्ञान नहीं होता, ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल सही बात। जो बच्चे ने अनुभव किया, अगर बच्चा रोज डेली जो है दूध बूथ पर ही लेने जाता है तो उसको क्या समझ में आएगा कि दूध तो जो है बूथ पर ही मिलता है। ठीक है, तो बच्चे ने जो एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा क्या किया, जवाब दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, नहीं देखा भी हो सकता है बट उसको ये नहीं पता है कि गाय जो है दूध देती है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को परिवार, बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को हो सकता है कि पता नहीं है कि गाय क्या चीज़ होती है। ठीक है, बच्चे ने जो चीज़ें देखी है, जो एब्जॉर्ब की है, वो दूध जो है बूथ पर ही लेने जा रहा है, तो उसको वही चीज़ पता होगी, उसने वही एक्सपीरियंस किया है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को शेयर कर रहा है। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षा, सॉरी, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। देखिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। अगर बच्चे को चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे के सीखने पर फोकस करना है, ना कि उसको चीज़ें रटने, उसके दिमाग में चीज़ें भरने पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है। आराम के लिए जगह बनाना है जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट क्या दे रखा है, संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखेगा बच्चा। बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। बच्चे आराम के लिए जगह बनाने का मतलब ये निगेटिव नहीं होगा आपका यहाँ पर, यानी बच्चे को क्या किया जाएगा, यहाँ पर अवसर दिया जाएगा सीखने की, जहाँ पर बच्चा कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। यानी बच्चा समझे कि वो इम्पोर्टेंट है, उसकी जो चीज़ें उसको महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, ठीक है। और बच्चे क्या करें, वहाँ पर संवाद करें, पूछताछ करें, तो ये आपका फोर्थ वाला करेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। जब बच्चे को सामग्री मिल ही नहीं रही, उसकी पहुंच से परे, तो फिर उस सामग्री का मतलब क्या है, आप सिर्फ क्लासरूम में सजा करके सामग्री को रखेंगे, ये तो गलत है आपका यहाँ पर। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बच्चा कभी भी जब उसका मन हुआ, ठीक है, तब जा करके उन चीज़ों से वो सीख सकता है, ठीक है। उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है, तो ये आपका गलत है। सॉरी, वेट, ये क्या है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह के एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर निकाला जाता हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ अलमारी में सजा करके चीज़ों को रखने के लिए कहा जा रहा है, तो ये गलत है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। जो सबसे बेस्ट, जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या है, सेकंड वाला आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, हो सकता है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम एक रूपता बनाए रखते हैं, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वे अध्यापन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं, नहीं, बच्चे के लिए वो चीज़ बनी है, तो ये गलत हो जाएगा। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, देखिए ये कहना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है, जो पाठ्य पुस्तक क्या है, वो सभी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में से एक है, ठीक है। बच्चे को अलग अलग तरीके से चीज़ों को सिखाई जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक से। तो यही बात आपकी यहाँ पर जो है सही हो जाएगी। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। आप कई सारी सामग्रियों का यूज करिए, विभिन्न सामग्री का यूज करिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश में प्राप्त की है। मानवतावाद नहीं, मानवतावाद में प्राप्त नहीं की है। व्यवहारवाद में भी नहीं प्राप्त की है। किस में प्राप्त की है, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिव विजन की ये लोग बात करते हैं, यानी बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए और भी जो एक्टिविटी है बच्चा सक्रिय रहे, ठीक है, इन चीज़ों पर बात की। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है यदि वे अच्छी तरीके से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं, नहीं, देखिए वर्दी तो बच्चा डर की वजह से भी पहन लेगा, तो ये गलत है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, अनुशासन बच्चा डर की वजह से भी बना सकता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। वे सभी उपस्थित व नियमित है, नहीं, ये देखिए बच्चा ये सारी तीनों गतिविधि डर की वजह से भी कर सकता है, ठीक है। नियमित उपस्थित हो रहा है, अगर उसको टीचर डांट दे तो भी वो उपस्थित होगा, ठीक है। अनुशासन बनाने के लिए डांट दे तो भी वो अनुशासन बनाए रखेगा, वर्दी पहनने के लिए डांट दे तो ये डर की वजह से भी तीनों चीज़ों को कर सकता है। वो प्रेरित होने की वजह से, मोटिवेशन होने की वजह से नहीं कर रहा है चीज़ों को। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जब बच्चा मोटिवेटेड होगा तभी तो वो टीचर से क्वेश्चन पूछेगा, यानी उसको चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। जो उसके डाउट है वो क्वेश्चन वो जो है टीचर से पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चे क्या है, सीखने के लिए प्रेरित है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम
में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों की उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखिए, बाकी के भी ऑप्शन थोड़े थोड़े ठीक थे, बट जो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सही ऑप्शन क्या था? फोर्थ वाला। जब भी बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ने की बात आ जाए, ठीक है, यानी उनके वास्तविक दुनिया से जोड़ने की बात आ जाए, वहाँ से रिलेट कर कर चीज़ें सिखाने की बात आ जाए, तो वो ऑप्शन क्या होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। जो आपकी एनईपी हो गई, एनसीएफ हो गई, वो क्या कहती है कि हमें बच्चों को रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ करके, रिलेट करके सिखानी है। इससे बच्चा क्या करता है? रिलेट कर पाता है, संबंध जोड़ पाता है, ठीक है, जो चीज़ें वो सीखता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था सबसे अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर ये भी उपयुक्त था, ये भी उपयुक्त था और ये भी उपयुक्त था, बट सबसे बेस्ट कौन सा था? फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर वही पूछ रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं। बच्चा सिर्फ चुप्पी साधे रहेगा तो फिर चीज़ों को कैसे सीखेगा? शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, देखिए, शिक्षक को निर्देश नहीं देना है, ये गलत होता है, निगेटिव वर्ड होता है आपका। बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने के लिए, देखिए, रट कर याद करना क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है, टैग वर्ड होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप सीटेट के एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जब भी बच्चा एक्टिव हो, सक्रिय हो, वो ऑप्शन क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा, सबसे अप्रोप्रिएट होगा। बट देखिए, जो टैग वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, इसके लिए मैं आप लोग को एक अलग क्लास में बता दूंगी। बट ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो उस टाइम ही टैग वर्ड को आप देख लें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पता चलता है कि कहाँ पर आपको टैग वर्ड को यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में टैग वर्ड के साथ में भी जो है बहुत सारे व्यक्ति मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर लग जाता है बजाय, ठीक है, हतोत्साहित करने की बजाय, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगी, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि कहाँ पर टैग वर्ड यूज़ करने और कहाँ पर नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसके जो पहले के सेशन है, अगर आप नहीं देखे तो चैनल के प्ले सेशन में जाइए और सारे सेशन को एक बार जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और कितने आपके सही हुए क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो इसका PDF है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक नोट्स जो है नहीं देखे हैं टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, तो आप लोग एक बार उन नोट्स को ज़रूर रीड करें। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोगों को मैंने बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे तो मैं खुद के नोट्स को ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ कि आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाइए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बट जो व्यक्ति नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हाउस वाइफ हैं या फिर जो लोग बाहर जा कर के काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, तो आप लोग के लिए वो नोट्स बहुत ही बेस्ट हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप लोग को आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।